हेलो स्टूडेंट्स। मैं संतोष कुमार शर्मा कक्षा 10 विज्ञान के धातु और अधातु चैप्टर से ये वीडियो लेकर आया हूँ। उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को आने वाली बोर्ड परीक्षा 2025 में भी काफी मदद मिलेगी इससे। मेरे वीडियोस को एक बार आप लोगों को याद दिला दूं कि लाइक भी करिए, देखने के बाद सब्सक्राइब करते रहिए और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करना ना भूलिए, अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि मैं इस दौरान लगातार चैप्टर्स का रिवीजन प्रश्नों के माध्यम से कर रहा हूं, तो यहाँ भी वही हम लोग देखते चलेंगे, रिवीजन भी होगा और कैसे कैसे बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आ रहे हैं और किन प्रश्नों में कितना लिखना है। बस सटीक इतनी सी बात हम लोग करेंगे जो आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एक एक मिनट आपका टाइम कीमती होगा, तो उसमें टाइम वेस्ट ना करके सटीक आंसर लिखना सीखिए, क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना सीखिए। हमारा ध्येय यही है इसमें। तो देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, धातुओं के सामान्य गुणों का उल्लेख कीजिए। दूसरे क्वेश्चन में देखिए, कह रहा है धातुओं के सामान्य गुणों का उल्लेख कीजिए, सॉरी अधातुओं के। तो धातुओं के और अधातुओं के सामान्य गुणों पे प्रश्न है, आता है ऐसा भी प्रश्न। लेकिन फिलहाल सामने जो तीसरे नंबर प्रश्न पे देखिए, तो ये कह रहा है धातु तथा अधातु तत्वों के किन्हीं 4 सामान्य गुणों का उल्लेख कीजिए। तो जब हम लोग तीसरे प्रश्न को करेंगे तो ये दोनों प्रश्न भी उसी में कवर हो जाएगा। चौथे प्रश्न में कह रहा है, रासायनिक दृष्टिकोण से धातु तथा अधातु में प्रमुख अंतर क्या है। तो इसका मतलब रासायनिक ये गुण को ध्यान में रखते हुए और उसको हम लोग बताएंगे कि धातु और अधातु में अंतर क्या है। और यहाँ पे सामान्य गुण का मतलब होता है कि भौतिक गुण। तो यहाँ पर हम लोग देखें, यहाँ पर लिख लीजिए, इधर की तरफ टेबल बना लीजिए, इधर की तरफ धातु और दूसरे तरफ लिख ले हम लोग अधातु। धातु को थोड़ा और इधर लिखें और यहां उसके गुण लिखिए, गुण। और इधर हो गया धातु और उधर अधातु। तो जब आपको किन्हीं 4 सामान्य गुणों का उल्लेख कीजिए, और इसमें फिर अंतर के लिए भी कह सकता है, आप अलग अलग भी लिख लेंगे तो भी, और धातु और अधातु का इस तरह से एक साथ लिख देंगे तो भी। तो इसके गुणों में हम लोग क्या देखते हैं कि सामान्य अवस्था की बात करें हम लोग, अवस्था, तो क्या इसकी अवस्था होती है। तो सबसे पहली बात ये कर ले हम लोग, नंबर 1 में अवस्था देखें तो अवस्था में धातु की अवस्था क्या होती है, सामान्यतः ठोस अवस्था में। सामान्यतः किस अवस्था में ये पाई जाती है भाई, तो ये ठोस अवस्था में पाई जाती है। घनत्व की बात करें तो भारी होती है। घनत्व की बात करिए इसमें तो धातुएं कैसी होती हैं भाई, भारी होती हैं। मतलब कि घनत्व ज्यादा, भारी होने का मतलब क्या हुआ कि घनत्व इनका क्या है, अधिक है सामान्य अधातुओं की अपेक्षा। तीसरी बात करें हम लोग तो ये अघात वर्ध्यता होती है इसमें, अघात वर्ध्यता। मैलिएबिलिटी का गुण याद होगा आप लोगों को, मैलिएबिलिटी बिलिटी। और तन्यता, तन्यता भी होती है, तन्यता होती है। और एक सोनोरस साउंड होता है, टंकार ध्वनि होती है इसकी, टंकार ध्वनि आती है। ये सारे गुण किसके हैं, धातुओं के। और ऐसे ही अधातुओं के गुण लिख देने हैं। तो ये सामान्यतः ठोस अवस्था में सिर्फ एक धातु ऐसी है जो लिक्विड अवस्था में पाई जाती है, गैस अवस्था में तो कोई नहीं। तो मरकरी को छोड़ दे, ये मरकरी क्या है, बस यही एक लिक्विड है, नहीं तो बाकी सभी क्या है, सामान्यतः ठोस अवस्था में। और इसमें अधातुएं तो ठोस में भी होंगी और गैस भी होती हैं, और इसमें भी एक ही धातु द्रव होती है, और वो है कौन सी, ब्रोमीन। एक ही धातु है जो द्रव अवस्था में, नहीं तो सामान्यतः ठोस और गैस की अवस्था में पाई जाती हैं। ये जो होती हैं धातुओं की अपेक्षा
यदि घनत्व की बात करें तो ये धातुओं की अपेक्षा क्या होती है भाई, धातुओं की अपेक्षा हल्की होती हैं। हल्की होने का मतलब कम घनत्व है इसका, कम घनत्व है इसका। अघातवर्ध्यता नहीं, ये दोनों गुण जिसमें नहीं होते हैं वो एक साथ इसको लिख सकते हैं, इसमें क्षण भंगुरता होती है। क्या होती है भाई, क्षण भंगुरता का गुण पाया जाता है, और कोई टंकार ध्वनि नहीं पाई जाती है। टंकार ध्वनि इसमें नहीं पाई जाती, जैसे लकड़ी और उसके लोहे के गिरने का अंतर जो आता होगा, टंकार ध्वनि नहीं होती है, नहीं होती है। ये है इसके सामान्य गुण। तो ये चाहे धातुओं के आए तो सिर्फ ये लिखिए, अधातुओं के आए तो ये लिखिए, दोनों का आए तो ऐसे भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो आगे चौथे क्वेश्चन की तरफ आएंगे हम लोग। तो चौथे क्वेश्चन में कह रहा है रासायनिक दृष्टिकोण से धातु और अधातु में प्रमुख अंतर बताइए। तो धातु में क्या होती है भाई, यहाँ फिर से लिखेंगे हम लोग रासायनिक गुण लिखेंगे, रासायनिक गुण, रासायनिक गुण लिखिए, यहां धातु लिख लीजिए, यहां पर अधातु लिख लीजिए, क्योंकि अंतर कहने के लिए कह रहा है। तो रासायनिक गुण में जैसे ये विद्युत प्रकृति कैसी होती है, तो ये विद्युत धनी होती है। कैसी होती है भाई, विद्युत धनी, मतलब धन आयन बनाती है, इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बनाएंगे। और ये विद्युत ऋणी प्रवृत्ति की होती हैं, विद्युत ऋणी, इलेक्ट्रॉन ले करके ऋण आयन बनाती है। लिख भी सकते हैं यहाँ पे, ऋण आयन बनाती है। कौन सा आयन, ऋण आयन, ऋण आयन बनाती है, और ये बनाती हैं धनायन। उदाहरण लिखना चाहे तो एक सोडियम का लिख लीजिए। सोडियम क्या होगा भाई, एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके और धन आयन बनाता है। और क्लोरीन का ले लीजिए, तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले करके ऋण आयन बनाता है। दूसरा क्या देखेंगे, ये यौगिक कैसे बनाएंगे, यौगिक। तो ये जो यौगिक बनाते हैं ये विद्युत संयोजी, विद्युत संयोजी यौगिक बनाते हैं, विद्युत संयोजी। और इसके यौगिक कैसे होते हैं भाई, इसके यौगिक वैद्युत संयोजी भी होंगे, जब धातुओं से मिलेगा तो वैद्युत संयोजी या सहसंयोजी, दोनों ही होंगे, इसमें दोनों हो जाते हैं। और ये दोनों इसको, इसके अंतर को स्पष्ट करने के लिए बहुत हैं। इनके ये अवस्था में कैसे पाई जाती हैं इनकी, तो इसमें मॉलिक्यूल होते हैं, अणुओं के रूप में पाई जाती हैं ये, सॉरी, ये अणुओं के रूप में नहीं पाई जाती हैं, अणुओं के रूप में नहीं पाई जाती हैं। ये अणुओं के रूप में पाई जाती है। इस तरह से ये 1, 2 और 3 इतना गुण लिख दीजिए। और ये एक बात और बताऊं, इसमें ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे गए हैं, वो भी इन्हीं से कहीं से आ जाएंगे पार्ट करके, लेकिन इसमें सारे क्वेश्चन 4-4 नंबर के ही आते हैं इस चैप्टर में। तो आगे देखते हैं हम लोग। 5 नंबर प्रश्न को देखिए जरा, क्या कह रहा है, कह रहा है हाइड्रोजन में धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है तथापि यह अधातु है, क्यों, स्पष्ट कीजिए। देखिए ये पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। तो 5वें प्रश्न का उत्तर हम लोग करेंगे। क्या लिखेंगे भाई इसमें, 5वें प्रश्न के उत्तर में क्या लिखेंगे हम लोग, तो ये धन आयन तो बनाता है लेकिन फिर भी क्या है, अधातु है। क्यों भाई, इसकी अवस्था, हाइड्रोजन
धन आयन बनाने के बावजूद भी धातु नहीं है, क्योंकि यह नंबर 1 आणविक रूप में पाया जाता है, इसके भौतिक गुण अधातुओं जैसे हैं, यह सहसंयोजी यौगिक भी बनाता है, जैसे H2, HCl एक्सेट्रा। इतना मात्र लिखिए, 4 नंबर शान से मिलेगा आपको। चलिए छठे क्वेश्चन में क्या देखते हैं हम लोग। छठे में पूछ रहा है, छठा प्रश्न पढ़ लीजिए एक बार। मिश्र धातु क्या है? किन्हीं दो मिश्र धातुओं के संगठन व उपयोग बताइए। इसके साथ ही और भी क्वेश्चंस को पढ़िए। फिर ये क्वेश्चन नंबर 2013 में पूछा है। या फिर देखिए, मिश्र धातु क्या है? कॉपर की एक महत्वपूर्ण मिश्र धातु का नाम और संगठन व उपयोग बताइए। तो यहाँ पर किन्हीं दो का दिया था और यहाँ पर क्या दे दिया भाई? कॉपर का नाम ले लिया, तो उसमें तो भाई कॉपर ही बताना पड़ेगा आपको। हाँ, आप लोगों को थोड़ी सी राहत ये दे दिया है कि जब किन्हीं धातुओं की बात किया है तो दो का पूछा है, और जब पूछा है कि एक धातु तो कॉपर का पूछा दिया तो एक ही महत्वपूर्ण मिश्र धातु का नाम बताने के लिए कह रहा है। खैर, 8 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है सीसा एवं टिन की मिश्र धातु का। तो मिश्र धातु पे जो भी क्वेश्चन हैं उनको हम लोग देखते चले पहले, फिर आंसर करते हैं। अभी आगे आइए, और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके, ये देखिए 9 नंबर प्रश्न में देखिए, तांबे और टिन की मिश्र धातु का नाम तथा उपयोग लिखिए। 10 नंबर प्रश्न में देखिए, वायु में खुला छोड़ देने पर सिल्वर, वायु में खुला छोड़ देने पर सिल्वर, वायु में खुला छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं किस रंग की हो जाती हैं? इसका क्या कारण है? कॉपर के दो प्रमुख अयस्कों के नाम व सूत्र लिखिए। यहाँ पर 18 में भी पूछ लिया है। आभूषण बनाने में 12 नंबर प्रश्न, 24 कैरेट शुद्ध सोने के स्थान पर 22 कैरेट के सोने का उपयोग क्यों किया जाता है? तो क्यों का तो जवाब आप लोगों को हम बाद में दे लेंगे। फिलहाल एक चीज यहाँ बता दें कि वास्तव में कॉपर भी जब शुद्ध नहीं है, कुछ और भी मिला दिया गया, तो वो भी एक तरह से मिश्र धातु ही होता है। जब 22 कैरेट, 18 कैरेट और 20 कैरेट की बात करते हैं तब। और देखें जरा, इस पे यदि कोई क्वेश्चन हो तो सारे क्वेश्चन को एक साथ देख ले और फिर आंसर देते चलेंगे। बहुत कम कम लिखना है, केमिस्ट्री वाले पार्ट में तो बहुत ही कम लिखना होता है। तेरह नंबर में क्या, जिंक धातु के सल्फाइड धातु निष्कर्षण को करिए सक्रियता श्रेणी में। चलिए, यहाँ पे अब दूसरा पार्ट हो गया, तो हम लोग उन प्रश्नों के उत्तर पहले दे लें कि क्या क्या है इसमें। तो आइए देखते हैं। कह रहा है इसमें 6 नंबर प्रश्न में, मिश्र धातु क्या है, इसकी परिभाषा लिखनी है। किन्हीं दो मिश्र धातुओं के संगठन व उपयोग बताइए। तो चलिए, अब हम लोग पहले सबसे पहले लिख लें कि मिश्र धातु है क्या। छठे का आंसर कर रहे हैं हम लोग। मिश्र धातु कितना लिखना है आपको, ये बताएंगे। मिश्र धातु इंग्लिश क्या होता है भाई? एलॉय होता है। होता क्या है? तो सिर्फ इतना लिखना है, मिश्र धातु दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण होता है।
जो दोनों धातुओं को पिघलाकर बनाया जाता है, पिघलाकर बनाया जाता है। बस इतनी सी बात। मिश्र धातु क्या है, इसका आंसर ये हो गया। आगे पूछ रहा है कॉपर की किन्हीं दो मिश्र धातुओं के नाम। तो अब यहां से जितनी मिश्र धातुओं के नाम है सबका अब एक साथ हम वो कर दें। तो मिश्र धातुएं देखिए यहां पर भाई, मिश्र धातुएं। तो यहां पर पूछा है कॉपर का ही सबसे ज्यादा वो किया है, तो हम कॉपर से शुरू करते हैं। तो कॉपर की एक धातु है कांसा, पीतल है, एक है पीतल, और दूसरा क्या है भाई, कांसा है। ये है ब्रास और ये हो गया ब्रॉन्ज। तो इसमें क्या होता है, इसमें कॉपर और जिंक होता है, और इसमें होता है कॉपर, जिंक और सॉरी कॉपर, कार्बन, थोड़ा सा कार्बन भी होता है, और टिन होता है, एसएन सॉरी टिन, टिन का मिश्रण होता है इसमें। बार बार एसएन, टिन, इसका मिश्रण होता है। इसके उपयोग उपयोग में क्या हो जाएगा भाई, आपको इनके उपयोग लिखने हो तो बर्तन बनाने के लिए यूज हो जाता है, मूर्ति बनाने के लिए यूज हो जाता है, और ये तार वगैरह में यूज होता है। बाकी बर्तन में और तब उसमें भी हो जाता है, और स्पेशली तार में यूज हो जाता है। इसके बाद बात कर रहे हैं हम लोग और कुछ मिश्र धातुओं की। तो स्टेनलेस स्टील सुने होंगे आप लोग, स्टेनलेस स्टेनलेस स्टील। स्टील में मेनली क्या होता है, ज्यादा कंपोनेंट तो आयरन का होता है, और निकिल होता है, और क्रोमियम होता है। इसमें जंग नहीं लगती है। ये साइकिल के हैंडल वगैरह बनाने के लिए यूज आता है, देखते हैं वो साइकिल की हैंडल चमकदार होती है। तो साइकिल के पुर्जे, साइकिल के पुर्जे बनाने के काम आ जाती है। एक सोल्डरिंग बार बार आता है, सोल्डर, सोल्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे देखेंगे कहीं। अच्छा यहाँ पे पूछा है ना, सीसा और टीन की मिश्र धातु का नाम, यही सीसा का और टीन की मिश्र धातु का नाम सीसा दैट इज लेड है, और टीन एसएन, सीसा और टीन की मिश्र धातु है ये। और सोल्डरिंग सुने होंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को जोड़ने के लिए टाका भी कहते हैं इसको, टाका भी कहते हैं इसको, टाका। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को या आइटम्स को जोड़ने के काम आ जाता है, जोड़ने के काम आ जाता है। तो इस तरह से। और ये फ्यूज में भी, हाँ कभी कभी पूछा जाता है कभी कभार कि फ्यूज में कौन सा होता है, फ्यूज वायर भी इसी का बनता है। तो ये इनके यूज हो गए। जहां आपको दो कोई लिखना था, कोई दो लिख लीजिए, इसमें से ज्यादा नहीं लिखना है। मैं तो सारा यहीं पे कहता कि दोबारा जब एक क्वेश्चन आए तो हमको अलग से कुछ ना वो करना पड़े, सिर्फ आप इतना लिखिए उसमें। और इसका उपयोग अलग से पूछा जाता है, मैंने यहीं पे इसको खत्म कर दिया, ताकि इसीलिए मैं सारे क्वेश्चन को एक साथ, जितना आप पूछेगा आप उतना लिखिएगा। हम तो यहाँ सारे को एक साथ कंबाइन करके वो कर रहा हूँ, और आपको बताते चल रहा हूँ आप कितना लिखिएगा उसमें। आगे इसके चलते हैं हम लोग। क्या है भाई, 9 नंबर में कह रहा है तांबे और टीन की मिश्र धातु का नाम और उपयोग बताइए। तांबा और टीन की, वही जो कांसा था, मिश्र धातु है उसकी, ठीक है। 10 नंबर में आइए, वायु में खुला यहाँ ये चीज। अब यहाँ पे याद कीजिए, वायु में खुला छोड़ देने पर सिल्वर चाक किस रंग की हो जाती है भाई, ये से याद करिए, काले रंग की हो जाती है। और पीतल किस रंग का हो जाता है, तांबा जो है किस रंग का हो जाता है, हरे रंग का हो जाता है। और लोहा भूरे रंग का हो जाता है। और इन सबको एक साथ कहते हैं हम लोग कोरोशन। तो इसका कारण क्या है भाई, 10 नंबर, वायु में खुला छोड़ देने पर चांदी की वस्तुएं किस रंग की हो जाती है, इसका क्या कारण है।
तो किस रंग की हो जाती है भाई? हरे रंग की हो जाती है। किस रंग की? हरे रंग की। मैं लाल से लिख रहा हूं, ले लीजिए, हरे रंग की हो जाती है। हरे रंग की, सॉरी 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 यार, सॉरी सॉरी, काले रंग की। हरे रंग का तो वो होता है काले रंग की। कारण क्या है? उसके ऊपर वायुमंडलीय सल्फर से रिएक्शन करके सिल्वर Ag2S सिल्वर सल्फाइड बन जाता है। इसकी परत चढ़ जाती है इसके ऊपर, इसकी परत। और इस घटना को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्षारण। क्षरण होता है धातुओं का इसके द्वारा। ये हो गया, बस इतना लिखना है। काले रंग की हो जाती है ये तो क्यों? क्योंकि इसकी परत चढ़ जाती है। और क्या होता है? क्या इस घटना को कहते हैं? संक्षारण। में एक्स्ट्रा लिख दिया हूं। कॉपर के दो प्रमुख अयस्कों के नाम और सूत्र, ये ऑलरेडी हो चुका है। 11 नंबर प्रश्न हो चुका है। 12 नंबर में आइए, आभूषण बनाने में 24 कैरेट शुद्ध सोने के स्थान पर 22 कैरेट के सोने का उपयोग क्यों किया जाता है? तो मैं बताऊं फिर से आप लोगों को, धातुओं का एक विशेष गुण होता है। क्या होता है भाई उसकी? मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी, आघातवर्ध्यता और तन्यता उसमें लाने के लिए ये उसका गुण होता है। लेकिन यह गुण, बाकी तो कई एक गुण इसमें ऐसे हैं, जैसे क्रियाशील नहीं है सोना, तो इसलिए ये सोना है। ये जैसे रहेगा हमेशा वैसे ही बना रहता है, इसलिए ये सोना है। अब यहाँ पर लेकिन इसमें एक गुण जो इसका बहुत ज्यादा उपयोग होगा आभूषण बनाने में, उसको पतला करके पीट के और चादर जैसे बना करके बहुत सारे डिजाइन करनी होती हैं, और उसमें उसको जरूरत होती है मैलिएबिलिटी की। तो शुद्ध में इसमें क्या होता है? आंसर में क्या लिखेंगे हम लोग? 12 का आंसर क्या लिखेंगे? 12 का आंसर लिखेंगे, क्योंकि सोने में आघातवर्ध्यता और तन्यता कम होती है। इसी गुण को बढ़ाने के लिए उसमें चांदी मिलाई जाती है। 22 कैरेट, ये जानकारी के लिए बता दूं आप लोगों को, नहीं भी लिखेंगे तो भी बोर्ड में नंबर मिलेगा। 22 कैरेट सोना का मतलब होता है 22/24 भाग सोना और 2/24 भाग चांदी। ये मतलब होता है इसका। आगे चलते हैं हम लोग। 13 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। जिंक धातु के सल्फाइड अयस्क से धातु निष्कर्षण का रासायनिक समीकरण देते हुए वर्णन कीजिए। तो एक बार मैं फिर आप लोगों को बताऊं, इसके जितने क्वेश्चंस हैं सब बड़े बड़े क्वेश्चंस ही आते हैं इसमें से। और अब बात करते हैं हम लोग कि ये क्या कह रहा है। तो धातु का निष्कर्षण इस चैप्टर का मुख्य पार्ट है, पढ़े होंगे। और पढ़े होंगे कि धातुएं उनकी क्रियाशीलता के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। एक उच्च क्रियाशील धातुएं जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे टॉप पर है, याद कर लीजिए, एक बार रिएक्टिविटी सीरीज देख लीजिएगा, मौका मिलेगा तो वीडियो के लास्ट में मैं वो दिखाने की कोशिश करूंगा। तो उच्च श्रेणी उच्च स्थान में है। बाकी कुछ धातुएं सबसे निम्न स्थान पे हैं, उनकी क्रियाशीलता बहुत ही कम होती है। और फिर कुछ धातुएं मध्य क्रम की होती हैं। जिंक को याद करिए कहां पर है। तो जब क्रियाशीलता श्रेणी आप याद करेंगे तो सबसे ऊपर क्या आता है भाई? सबसे ऊपर है पोटेशियम, सोडियम, उसके बाद से कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इसके बाद जिंक आता है, आयरन आता है, लेड आता है, और यहाँ पे हाइड्रोजन आता है। उसके बाद से यहाँ आ गया कॉपर, फिर सिल्वर,
फिर Hg, Au, Pt, प्लेटिनम वगैरह आते रहती हैं। और ये कहाँ पे आ रही है भाई, ये ऊपरी क्रम की धातुएं हैं ये सब। और जिंक से फिर इधर ये सब क्या है, मध्य क्रम की धातुएं हैं, मध्य क्रम की धातुएं, लेट तक मध्य क्रम की धातुएं हो गई। और हाइड्रोजन और ये निम्न क्रम की धातुएं हो गई। तो यहाँ पर जिंक किसकी, पहले तो आपको याद क्या करना है, और मैं बार बार बता रहा हूं कि हमारा मकसद सिर्फ इन प्रश्नों को हल कर देना मात्र नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से ही हम लोग पूरे चैप्टर्स को रिवाइज करते चल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या देखेंगे हम लोग कि जिंक धातु जो है वो मध्य क्रम की धातु है, और उसके ऊपर फिर क्या है कि यहाँ इसका अयस्क कौन सा है, सल्फाइड अयस्क। तो निष्कर्षण धातुएं की क्या होती हैं, उनके अयस्क से, किसी धातु के अयस्क से धातु प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, निष्कर्षण कहलाता है। धातु का निष्कर्षण कहलाता है, धातु कर्म कहलाता है। अब उसमें सबसे पहला चरण क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन होता है, सांद्रण होता है इसका। और वो सांद्रण की विधि किस बात पर निर्भर करती है, तो कौन सा वो अयस्क है। तो सल्फाइड अयस्क यहाँ पे आ गया। याद करिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, कौन सी विधि इसमें अप्लाई करते हैं। तो चाहे कोई भी सल्फाइड अयस्क हो, चाहे जिंक का हो, कॉपर का हो, आयरन का हो, सल्फाइड अयस्क के सांद्रण के लिए तो हम लोग कौन सी विधि अप्लाई करते हैं, यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको। तो इसके सांद्रण के लिए पहला काम क्या हो जाएगा भाई, इसका सबसे पहला काम सांद्रण। और कौन सा अयस्क है भाई, जिंक सल्फाइड, ये अयस्क है। इसका नाम होता है जिंक ब्लेंडी, कहते हैं। क्या कहते हैं भाई इसको, जिंक ब्लेंडी। आपको और कुछ याद ना रहे, नाम ना याद रहे, तो कम से कम आप जिंक सल्फाइड ये लिख लीजिए, सल्फाइड अयस्क है तो। और इसमें तो सबसे पहले सांद्रण इतना जरूर लिख दीजिए आप कि सांद्रण किस विधि से करते हैं, तो झाग उत्प्लावन विधि, इतना तो जरूर लिख दीजिए कि झाग उत्प्लावन विधि से क्या करते हैं भाई, इसका सांद्रण करते हैं, इतना लिखिए पहले। सांद्रण के बाद क्या होता है भाई, सांद्रण के बाद दूसरा चरण आता है कि जब ये ऑक्साइड नहीं होती है कोई भी अयस्क, तो उसको दूसरा चरण होता है ऑक्साइड में परिवर्तित करना। तो दूसरा चरण जो है ऑक्साइड में परिवर्तित करना, ऑक्साइड में परिवर्तित करना, ये दूसरा चरण हो जाएगा इसका। परिवर्तन करना ही, चलिए यही लिख लीजिए, परिवर्तन करना, ये पहला चरण और ये दूसरा चरण ऑक्साइड में। तो है क्या भाई, आपके पास है जिंक सल्फाइड, और इसको ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं तो मिल जाएगा जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनके उड़ जाएगी। बैलेंस, क्योंकि यहां पर दिया है कि इसको रासायनिक समीकरण देते हुए, तो बैलेंस ना करेंगे तो भी मास तो आपको मिल जाएगा, लेकिन बैलेंस कर लीजिए। तो जिंक ऑक्साइड के लिए एक ऑक्सीजन चाहिए, SO2 के लिए तो ये हो गया। एक ऑक्सीजन तो इसको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहेगा ऑक्सीजन हमेशा। तो यहाँ 2 करिए, यहाँ भी 2 कर लीजिए, और यहाँ पर 2O2 हो गया। तो ये पार्ट इसका हो गया यहाँ पर, ये जिंक ऑक्साइड में। और इस विधि को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, कैसे होगा, तो इसका भर्जन करना पड़ता है, इसको भर्जन कहते हैं, रोस्टिंग। क्या कहते हैं भाई, रोस्टिंग कर। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी अयस्क को गर्म करते हैं और उसका ऑक्साइड प्राप्त करते हैं, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। तीसरे नंबर पे अब क्या करते हैं हम लोग, इस ऑक्साइड को, तीसरे नंबर में जिंक ऑक्साइड को हम लोग तीसरा जो चरण होगा इसका, ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना। ये कहलाता है अपचयन। क्या होता है भाई, अपचयन होता है। तो जिंक मध्य क्रम की धातु है, तो इसके ऑक्साइड को धातु में अपचयित करने के लिए कार्बन के साथ गर्म करते हैं, और इसको, इसमें मिल गया जिंक और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाती है। तो यहाँ 2 और यहाँ भी 2।
जिंक ऑक्साइड। और इसको कहते हैं हम लोग प्रगलन। प्रगलन करके इसको, मतलब जब किसी धातु ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म करके अपचयित करते हैं तो इस क्रिया को कहते हैं प्रगलन। इतनी क्रियाएं लिखनी थी बस। और चौथे चरण में इसका ये कर लेते हैं हम लोग, रिफाइनिंग। रिफाइनिंग, शोधन, रिफाइनिंग, सॉरी, रिफाइनिंग, शोधन। ये इतनी सी क्रिया इसकी हो गई कि जिंक धातु के सल्फाइड का निष्कर्षण कैसे करते हैं। चौथे 14वें नंबर प्रश्न को देखिए जरा। कह रहा है सक्रियता श्रेणी, सॉरी, सक्रियता श्रेणी किस आधार पर बनाई गई है, समझाइए। किस आधार पर, अभी जो बनाया था मैंने, किस आधार पर बनाई गई भाई? सक्रियता, सब कुछ इसी में छुपा हुआ है, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। सक्रियता श्रेणी क्रियाशीलता के आधार पर, सक्रियता श्रेणी बस इतना, सक्रियता श्रेणी धातुओं की क्रियाशीलता के आधार पर, क्रियाशीलता के आधार पर बनाई गई है। धातुओं को उनके क्रियाशीलता के घटते क्रम में ऊपर से नीचे की ओर सजाकर रखा गया है। रखा गया है, ये होती है सक्रियता श्रेणी। 15 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है? सक्रियता श्रेणी की सहायता से धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना किस प्रकार की जाती है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो यही बात है भाई, उसमें ऊपर से नीचे की तरफ उसका सक्रियता श्रेणी लिख देते हैं। क्या कर लेते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो उदाहरण में कुछ थोड़े से ले लीजिए, जैसे अच्छा 16वें प्रश्न को भी पढ़ लीजिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। और ये कह रहा है धातुओं की सक्रियता से आप क्या समझते हैं? हाइड्रोजन से एक अधिक सक्रिय धातु और दूसरी एक कम सक्रिय धातु के नाम भी लिखिए। तो चलिए हम लोग फिर से एक बार देख लीजिए, याद करने वाली चीज है, याद हो जाए, भूले नहीं। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, उसके बाद जिंक, फिर क्या ले लें भाई, आयरन, लेड, बहुत सारी ऐसी हैं, और हाइड्रोजन, और उसके बाद से कॉपर, सिल्वर, Hg, Au, उसके बाद फिर इसमें Pt, ये सब इस क्वेश्चन में सिर्फ ये कर है धातुओं की सक्रियता से आप क्या समझते हैं। डेफिनेशन इसके पहले जो दिए थे वो लिख देना है। उसके बाद हाइड्रोजन से एक अधिक सक्रिय धातु, देखो भाई इसमें से कोई भी एक धातु लिख देना, कोई इधर से एक लिख देना। हाइड्रोजन से एक अधिक सक्रिय धातु हो गई भाई आयरन ही ले लो, और नीचे वाली ये कॉपर भी हो गई, और यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया। ऐसे लिख करके आप काम चला सकते हैं। तो ये हो गया। और 15वें में क्या कर रहा था? सक्रियता श्रेणी की सहायता से धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना किस प्रकार किया जाता है। तो सिंपली देखेंगे, ऊपर की धातुएं अधिक क्रियाशील, इसमें सिर्फ ये लिखना है, उदाहरण से समझाइए। तो इसमें लिखेंगे कि ऊपर की धातुएं अधिक क्रियाशील, नीचे की धातुएं कम क्रियाशील होती हैं। ऊपर की धातुएं अधिक क्रियाशील और नीचे की धातुएं कम क्रियाशील होती हैं। जैसे आयरन है, CuSO4 से अभिक्रिया करने पर
देखिए यहाँ पे आयरन ऊपर है, कॉपर नीचे है, तो इससे अभिक्रिया करने पर इसका जो नीले रंग का विलयन होता है, नीले रंग इसका गायब हो जाता है, नीला रंग गायब हो जाता है, FeSO4 बन जाता है, FeSO4 और Cu। थोड़ा साफ कर दें, गंदा हो गया है। Fe प्लस CuSO4 FeSO4 प्लस C, ये हो गया, क्योंकि ये आयरन क्या है, इस कॉपर से अधिक क्रियाशील है। यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ कॉपर था। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो 17 नंबर प्रश्न देखिए जरा, क्या कर रहा है, क्या कारण है कि कॉपर जिंक सल्फेट के, यहाँ ये सारे क्वेश्चन क्रियाशीलता श्रेणी के हैं। क्या कारण है कि कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन में से जिंक को तो विस्थापित नहीं करता है। 17 नंबर पढ़िए ठीक से। क्या कारण है कि कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन में से जिंक को तो विस्थापित नहीं कर सकता है, परंतु सिल्वर लवण के विलयन में से सिल्वर को विस्थापित कर देता है। क्या आंसर होगा भाई, क्योंकि कॉपर कॉपर जिंक से नीचे है, अर्थात कम क्रियाशील है, कम क्रियाशील है, इसलिए उसे विस्थापित नहीं कर पाता है, उसे विस्थापित नहीं कर पाता है। जबकि कॉपर सिल्वर से ऊपर है, इसलिए सिल्वर को उसके विलयन से विस्थापित कर सकता है, ये चीज है। बाकी प्रश्न अब 18 में आइए जरा, देखिए क्या कर रहा है। 18 में कर रहा है, लोहा कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर विस्थापित करता है, किंतु सिल्वर कॉपर को विस्थापित नहीं करता है। जवाब सेम है। 19 नंबर में, जस्ता कॉपर सल्फेट के विलयन से तांबे को विस्थापित कर सकता है, जबकि सोना ऐसा नहीं कर सकता है। कारण सहित व्याख्या कीजिए। सोना भाई सबसे नीचे है, इसीलिए तो सोना है। कहीं कहीं आलसी लोगों की भी बहुत कीमत हो जाती है। सोना है ना, सोना सोना इसीलिए है कि वो सोते रहता है, वो किसी से क्रिया नहीं करता है, तो उसका कुछ ना करना ही उसका सबसे बड़ा गुण हो गया। बहरहाल आप लोगों ऐसा गुण मत पाल लीजिएगा, अदरवाइज आप लोगों का ऐसा कुछ गुण होने वाला नहीं है। आप लोग मेहनत जितना करेंगे वही आपका गुण काम आएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, जिंक धातु कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर विस्थापित कर देती है, क्यों? क्योंकि जिंक कॉपर से ऊपर है। सबके आंसर सिंपली एकदम लिख सकते हैं आप लोग। आगे आते हैं 21 नंबर प्रश्न को, देखिए जरा क्या कर रहा है। लोहा कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर विस्थापित करता है, परंतु परंतु प्लेटिनम कॉपर को उसी विलयन से विस्थापित नहीं करता है। प्लेटिनम भी और नीचे है, वो सोने से भी नीचे है, तो इसलिए वो भी रिएक्शन नहीं करता है। उसकी क्रियाशीलता कम है, क्रियाशीलता श्रेणी में सबसे वो नीचे है। 22 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, ये देखिए, ये 2018 में पूछा गया है। कारण सहित समझाइए, एक जस्ते की बड़ी छड़ को कॉपर सल्फेट विलयन में डालने पर उसका नीला रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है। आपको इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, 22 नंबर प्रश्न में ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको बस ये रिएक्शन लिखनी है, जिंक प्लस CuSO4, इसका जो जलीय विलयन होता है यही नीला रंग का होता है, नीला रंग।
और जब ये रिएक्शन करता है तो जिंक सल्फेट बना लेता है और कॉपर अलग कर देता है। ये इसलिए ये हो जाता है रंगहीन विलयन होता है, इसका रंगहीन हो जाता है, नीला रंग यही गायब हो जाता है। इतना बस लिख दीजिए, आपको बहुत और रामायण महाभारत इसमें नहीं लिखना है। 23 नंबर प्रश्न में आते हैं। सिल्वर नाइट्रेट विलयन में कॉपर डालने पर विलयन का रंग नीला क्यों हो जाता है? समीकरण सहित कारण लिखिए। सिल्वर नाइट्रेट विलयन में कॉपर डालने पर विलयन का रंग, हाँ अब यहाँ पे देखिए भाई 23 नंबर, ये 22 नंबर का आंसर था, 23 नंबर में इसके उल्टा। तो आप रिएक्टिविटी सीरीज फिर याद करिए एक बार, तो वहां पर कॉपर सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर से भी ज्यादा क्रियाशील है, सिल्वर नाइट्रेट जल में घुलनशील है, और जब ये रिएक्शन करता है तो Cu सिल्वर नाइट्रेट विलयन का रंग नीला क्यों हो जाता है? तो ये CuNO3 इसका भी रंग नीला ही होता है, नीला रंग होता है इसका, और सिल्वर को यहाँ से विस्थापित कर देता है। विस्थापन अभिक्रियाएं हैं जो अभी रासायनिक अभिक्रियाओं वाले लेसन में विस्थापन अभिक्रिया में भी ये सब पढ़े होंगे। आगे कह रहा है विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर व्याख्या कीजिए कि क्यों कॉपर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में घुलकर H2 मुक्त नहीं करता है। 2018 में भी पूछा गया ये भी क्वेश्चन। तो 24 में से फिर से सिर्फ वही बात हम लोग करेंगे। 24 नंबर का प्रश्न का आंसर करना है। कह रहा है ये कॉपर सल्फेट तनु सल्फ्यूरिक H2SO4 में घुलकर और हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज करता है, नो रिएक्शन। क्यों भाई? क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है, नीचे है किसमें? क्रियाशीलता श्रेणी में। इतना लिखना है इसमें। छब्बीस नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है? ये भी प्रश्न देखिए पूछा गया है इसमें, 2018 में पूछा गया है। कौन सा प्रश्न भाई? 26 नंबर। सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक डालने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, लेकिन सिल्वर डालने पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त नहीं होती है। कारण बताइए। उपरोक्त अभिक्रिया को समीकरण द्वारा व्यक्त कीजिए। कुछ करना नहीं है हम लोगों को, समीकरण द्वारा बस व्यक्त कर देना है। तो जिंक है और इसको सल्फ्यूरिक अम्ल में H2SO4 में जब डालते हैं तो बन जाता है जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है यहां से, लेकिन वही सिल्वर इससे मुक्त नहीं करता है क्योंकि कोई रिएक्शन ही नहीं होती है, नो रिएक्शन। कारण लिख सकते हैं भाई, जिंक क्रियाशीलता श्रेणी में ऊपर है और सिल्वर उसमें नीचे है। 27 नंबर प्रश्न को अब देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? क्या कारण है कि मैग्नीशियम व जिंक अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित करते हैं जबकि कॉपर और सिल्वर धातु में नहीं करती हैं? फिर सेम कारण आगे। हाँ अब यहाँ पे क्वेश्चन बदल रहा है, तो जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में आ जाइए। 28, यशद लेपन क्या होता है? तो यशद लेपन होता है जिंक की कोटिंग, जिंक की कोटिंग हो जाती है यशद लेपन। इसका क्या उपयोग है? तो किसी धातु पर जिंक धातु की परत चढ़ाना यशद लेपन, इंग्लिश में इसको कहते हैं गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन कहलाता है यशद लेपन। इसका उपयोग क्या है? तो किसी धातु को संक्षारण से, उपयोग इसके, ये क्या कह रहा है इसमें? उपयोग। तो उपयोग में दो उपयोग हो जाता है। उपयोग में पहला किसी धातु को संक्षारण से बचाना, और दूसरा
सुंदर दिखना, ये दो चीजें इसके उपयोग में आ जाती हैं। 29 में क्या कह रहा है? 29 नंबर देखिए, उदाहरण देते हुए खनिज तथा अयस्क में अंतर स्पष्ट कीजिए। 2019 में प्रश्न पूछा गया है। उदाहरण देते हुए 19 नंबर प्रश्न को देखिए, खनिज तथा अयस्क के अंतर में अंतर स्पष्ट कीजिए। खनिज तथा अयस्क क्या होता है भाई? अयस्क और खनिज, खनिज क्या होती हैं? जो भी पदार्थ हमारे अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं, भूपर पट्टी से मिलते हैं प्राकृतिक अवस्था में, वो खनिज कहलाते हैं। तो पृथ्वी के भूपर पट्टी से प्राकृतिक अवस्था में पाए जाने वाले पदार्थों को खनिज, मिनरल्स कहते हैं। ये हो गया खनिज। अयस्क क्या है? अयस्क वे खनिज हैं, अयस्क ओर्स वे खनिज हैं जिनमें धातुएं प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं, प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं तथा उनसे धातुओं का निष्कर्षण आसान तथा किफायती होता है। इतनी बात इसमें लिखनी है कि खनिज और अयस्क को स्पष्ट करना है। उदाहरण देते हो तो उदाहरण में जितने भी वो पदार्थ मिल रहे हैं, आपका इवन पेट्रोलियम भी खनिज है, जो चूना पत्थर निकाल लिए वो सब खनिज भी हैं, और खनिज में से ही कुछ क्या है? अयस्क हैं। तो उदाहरण यदि देना हो आपको तो उदाहरण में पेट्रोलियम भी खनिज है आपका, और ये खनिज के उदाहरण में आ जाएगा। और जितने अयस्क हैं वो सब भी खनिज ही हैं। अयस्क में जितने अयस्क हैं सब खनिज भी हैं। तो अयस्क में चाहे चूना पत्थर लिख लीजिए, कोई दे दीजिए, चूना पत्थर क्या है भाई? CaCO3 है। एल्युमिनियम के ऑक्साइड का, इसलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि पूछ लिया जाता है कि एल्युमिनियम के ऑक्साइड, एल्युमिनियम का और अयस्क का नाम बताइए, तो एल्युमिनियम का बॉक्साइट और Al2O3 ट्वाइस H2O। कॉपर का CuFeS2, ये कॉपर पाइराइट है, कॉपर पाइराइट पूछ लिया जाता है। और CuS कॉपर ग्लांस है, ये कॉपर ग्लांस है। तो ये सब इसके उदाहरण हैं, और मैं एक्स्ट्रा दे दूंगा आप लोगों को। 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 30 नंबर को देखिए अब इसके बाद। 30 नंबर क्वेश्चन, मरकरी के अयस्कों में से किसी एक अयस्क से किस प्रकार मरकरी प्राप्त किया जाता है? केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। तो भाई मरकरी का एक अयस्क, मरकरी भी सल्फाइड के रूप में भी पाया जाता है,
और सल्फाइड एसिड का कैसे सांद्रण करते हैं, झाग उत्प्लावन विधि से और मरकरी से, HgS से बहुत ही कम क्रियाशील होता है एक्चुअली ये। तो जैसे ही इसको गर्म करेंगे वायु में ऑक्सीजन के साथ, तो ये Hg प्लस HgO और SO2 और फिर जब गर्म होगा तो Hg वो गर्म होके फिर यहाँ से मिल जाता है Hg और ऑक्सीजन गैस भी बहुत ही, क्योंकि बहुत ही कम क्रियाशील धातु, ये वो धातु है जो सबसे निम्न क्रम में है। तो ये जो भी पाया जाएगा उसका एक स्टेप में भी इसको हम लोग लिख सकते थे इस क्रिया को। ये सीधे बहुत ही वीक बॉन्ड से बंधा होता है, इससे सल्फर तो बहुत ही आसानी से इस धातु को हम लोग अलग कर सकते हैं। 31 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है भाई? अच्छा, ये क्वेश्चन भी 2019 में पूछा गया है। 31 नंबर में क्या है? जिंक तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है जबकि तांबा नहीं। ये तो बहुत डिस्कस कर चुके हैं। आगे हम लोग चलते हैं इसमें, इसको देखते हैं आगे क्या है भाई। 32 नंबर, कारण सहित स्पष्ट कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। अम्ल से क्रिया सत्य है या असत्य? अम्ल से अभिक्रिया करके सभी धातु हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। नहीं भाई, सभी नहीं करती है। देखे ही है कि क्रियाशीलता श्रेणी में 32 को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्रियाशीलता श्रेणी में जो धातुएं हाइड्रोजन से नीचे हैं वो यह क्रिया नहीं करती है, तो क्या है ये? असत्य है। 35 नंबर में धातुओं को वायु में दहन करने पर क्या होता है, उदाहरण से समझाइए। तो भाई विभिन्न तरह की धातुएं हैं, कुछ तो क्रिया करती ही नहीं जैसे सोना होना, लेकिन जो भी धातुएं करेंगी तो सबकी सब एक ही चीज बनाती हैं भाई। मैग्नीशियम यदि क्रिया किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा, और यदि कैल्शियम करेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड बना लेगा, CaO2 तो सब। और यही ऑक्सीजन से रिएक्शन करने की वजह से तो जंग भी लगता है उसमें, आयरन में। तो यहाँ पे सब इस तरह से अभिक्रिया विभिन्न धातुओं का, तो ये कोई एक पार्टिकुलर आएगा जो आएगा उसके बारे में लिखेंगे, लेकिन सभी धातुएं जो रिएक्शन करेंगी वो क्या बनाती हैं? वो तो ऑक्साइड ही बनाएंगी। कोई धातु में अभिक्रिया नहीं करेंगी तो नहीं करेंगी। 36, धातु कर्म से आप क्या समझते हैं? धातु कर्म से सम्मिलित प्रमुख प्रक्रमों के नाम लिखिए। अभी मैं एक टॉपिक वहां पे दिखाऊंगा, उसको करिएगा। अयस्कों का सांद्रण क्यों आवश्यक होता है? तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई, अयस्कों का सांद्रण क्यों होता है? सांद्रण मतलब होता है उसकी गंदगी को दूर करना। तो क्यों है भाई? अयस्कों का सांद्रण करने के दो फायदे हैं। करने के दो फायदे हैं। पहला, निष्कर्षण से शुद्ध धातु प्राप्त होगी। निष्कर्षण से शुद्ध धातु प्राप्त होने की संभावना बढ़ेगी। और दूसरा फायदा क्या हो जाएगा इससे भाई? दूसरा फायदा हो जाएगा कि खर्च कम पड़ेगा। खर्च कम होगा, किफायती हो जाएगा। किफायती क्यों? क्योंकि मान लीजिए 1 क्विंटल ओर है और पता चले उसमें से आधे से ज्यादा गंदगी है, तो यदि उसको हम अलग नहीं करेंगे तो हमारा सारा मेहनत पूरे पे जाएगा, तो इसलिए ये वहां काम आता है। हाँ, अब मैं बता रहा था कि कुछ एक प्रश्न आया था, उसका आंसर हम लोग उधर नहीं किए थे। यहाँ पर अच्छा कुछ और भी प्रश्न है भी। कह रहा कैलामीन से जिंक का निष्कर्षण कैसे करते हैं, रासायनिक समीकरण भी लिखिए। देखिए पहले जो पूछा था वो जिंक का सल्फाइड था, और ये कैलामीन 38 नंबर क्वेश्चन। वो कैलामीन जो है जिंक का ऑक्साइड नहीं बल्कि जिंक कार्बोनेट है। तो इसका निष्कर्षण कैसे करेंगे? रासायनिक समीकरण दीजिए।
तो 38 नंबर क्वेश्चन को देखिए, तो सबसे पहले इसका निस्तापन होगा। निस्तापन मतलब सिर्फ क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं, तो जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। ये पहला चरण है इसका। जिंक ऑक्साइड में सांद्रण कर लेंगे, जिंक ऑक्साइड और प्लस क्या बन जाएगा भाई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उड़ गई। जिंक ऑक्साइड वहां भी बनाए थे लेकिन वहां वर्जन से किया था हम लोगों ने, और यही है कैलामीन। कैलामीन और अब जिंक ऑक्साइड जो आ गया, इसका दूसरा जो स्टेप होता है प्रगलन का होता है। प्रगलन बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, इतना ही लिखना है, 4 नंबर मिलेगा आप लोगों को। जिंक ऑक्साइड प्रगलन करेंगे तो जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ गर्म करेंगे, जिंक अलग मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इधर उड़ जाएगी, और यहाँ पर बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन 2 चाहिए, तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा। तो ये है इसका, सिर्फ इतना ही लिखना है, रासायनिक समीकरण लिखना है इसका। 39 नंबर प्रश्न में आ जाइए। अब क्या कह रहा है 39 नंबर प्रश्न, आयनिक यौगिकों के 2 गुण उदाहरण सहित लिखिए। तो आयनिक यौगिक के 2 गुण क्या है भाई, उदाहरण सहित, कि आयनिक यौगिक बहुत सारे गुण है, कोई 2 लिखना है तो लिख लीजिए। आयनिक यौगिक विद्युत, आयनिक यौगिकों के विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं, सुचालक होते हैं, गलित अवस्था में भी चालक होते हैं। और दूसरा, ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इनका गलनांक बहुत उच्च होता है, इनका गलनांक बहुत उच्च होता है। और इसी कारण इसमें बढ़ा सकते हैं, वैसे बढ़ाने के लिए 2 ही लिखना था, इतना बहुत है। सब कुछ इसी में है, विद्युत के सुचालक है, क्योंकि वो जल में आयनिक हो जाते हैं, आयन देते हैं, तो वो लिख सकते हैं, एक्स्ट्रा पूछे तो। चौथे नंबर प्रश्न में क्या है, कॉपर ग्लास अयस्क से किस प्रकार तांबा विगलित किया जाता है। 40 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, 40 नंबर प्रश्न, 40 नंबर प्रश्न। कॉपर ग्लांस, अभी इसका फॉर्मूला मैंने बताया था, कॉपर ग्लांस क्या बताया था फॉर्मूला, याद करिए। तो कॉपर ग्लांस का फॉर्मूला होता है CuS। तो सल्फाइड का पहला क्या हो गया भाई, सांद्रण कैसे करते हैं, सांद्रण, पहला सांद्रण कैसे करेंगे, तो विधि का नाम पूछेगा तब लिखिए, यहाँ बस लिख दीजिए सांद्रण किस विधि से करते हैं भाई, तो फेन उत्प्लावन विधि से। किस विधि से, फेन उत्प्लावन विधि से इसका सांद्रण हो जाता है। दूसरा क्या हो गया इसमें, इसका CuS भर्जन करते हैं। क्या करते हैं भाई, भर्जन, ऑक्सीजन से क्रिया होती है, ये कहलाती है क्रिया भर्जन। क्या कहलाती है, भर्जन कहलाती है। तो भर्जन से बन गया CuO प्लस SO2। चाहे तो ऐसे भी CuO फिर से आके CuS से अभिक्रिया करके और Cu अलग हो जाएगा, SO2 गैस निकल जाएगी, 2 ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे 2 और यहाँ पर 3। इस तरह से इसका ये अलग हो जाती है। बस इतनी सी बात लिखनी थी 40 नंबर प्रश्न के लिए, सिर्फ यही लिखना है, 4 नंबर मिलेगा। इसमें भी 4 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। 41 नंबर में आ जाइए, क्या कर रहा है 41 नंबर में, तो 41 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित को समझाइए। भर्जन है, निस्तापन है, गैंग है,
प्रगलन है, गालक है। तो चलिए इन बातों को फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं, आप लोगों के का रिवीजन भी हो जाएगा उससे। तो 41 नंबर प्रश्न, भर्जन। भर्जन यदि नोट लिखना है, टिप्पणी लिखनी है, इससे क्या कर रहा है, समझाइए, मतलब टिप्पणी लिखनी, यही कर सकता है कि टिप्पणी लिखिए। तो भर्जन में क्या करते हैं भाई, तो किसी सल्फाइड अयस्क को ऑक्सीजन के साथ गर्म करके धातु ऑक्साइड प्राप्त करना, धातु ऑक्साइड प्राप्त करना या परिवर्तित करना, धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करना क्या होता है भाई, भर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है, भर्जन कहलाता है। उदाहरण CuS प्लस O2 CuO प्लस SO2। बैलेंस करना हो तो बैलेंस करिए। CuO है, एक ऑक्सीजन तो मिलेगा नहीं, तो यहाँ पे CuO डबल करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 2 कर लीजिए, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो फिर कॉपर भी 2 हो गया, तो यहाँ पे फिर SO2, तो यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ पे, तो यहाँ पर 3 हो गया। इस तरह से इसको बैलेंस कर दो, ये कहलाता है भर्जन। दूसरा है निस्तापन। निस्तापन, कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन में क्या है भाई, तो धातु कार्बोनेटों को, किसको भाई, ध्यान दीजिए, धातु कार्बोनेटों को वायु मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करने से वे धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। इस क्रिया को भर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, इस क्रिया को क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। उदाहरण यहां लिख लेते हैं, CaCO3, हीटअप करिए इसको, CaO प्लस CO2, ये हो गया भर्जन। गैंग क्या होता है, धातुमल क्या होता है, तो एक्चुअली ये गैंग जो होती हैं, जब अयस्कों में कुछ अशुद्धियां होती हैं, तो उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए उनको किसी कोई गालक मिलाते हैं। अभी आएंगे हम लोग इसमें गालक, पहले हम गालक ही देख लें। तो धातुओं से अशुद्धियों को दूर करने के लिए उसमें जो रासायनिक पदार्थ मिलाए जाते हैं ना, पहले इसी को लिख लीजिए, गालक। गालक फ्लक्स, धातुओं से धातु अयस्कों से धातु अयस्कों से अशुद्धियां
दूर करने के लिए किसी रासायनिक पदार्थ को मिलाकर गर्म करते हैं, उस रासायनिक पदार्थ को गालक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? गालक कहते हैं। ये गालक फिर दो प्रकार का होता है। गालक, अच्छा आपको एग्जाम में लिखना है तो बस यहाँ पर वो उदाहरण लिख के छोड़ दीजिए। यहाँ पे मैं दोनों बता दे रहा हूँ, क्योंकि कभी कभार अलग पूछ लेता है। तो गालक दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला अम्लीय गालक। तो भाई अम्लीय गालक किससे बने होंगे? कोई अधातु होगा, SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड। क्षारीय गालक दूसरा, क्षारीय गालक। अब ये क्षारीय गालक कैल्शियम कार्बोनेट हो सकते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट हो सकते हैं, जिंक कार्बोनेट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो ये दो क्षारीय धातुओं से बने